अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ आज 7 बजे में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, दहाइयों पुरानी बात है कि भारत की माशी हालत बहुत पतली थी, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने को था। वज़ीर आज़म उस वक्त की जो थी, उनके पास IMF से बेल आउट पैकेज लेने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था, जिसके लिए उन्हें किसी ऐसे माहिर मईशत की ज़रूरत थी जो IMF से डील कर सके। किसी ने नर्म मिजाज मनमोहन सिंह का नाम ले दिया। काफ़ी सोच विचार और मुशावरत के बाद उन्हें भारत का वज़ीर ख़जाना बना दिया गया। मनमोहन सिंह से IMF से उन्होंने डील की, बेल आउट पैकेज लिया और भारत की बीमार मईशत की सर्जरी करने लग गए। सब्सिडीज का खात्मा ज़रूरी था, सो ये गैर मकबूल मगर ज़रूरी फैसला किया जाने लगा, जिससे कांग्रेस की मकबूलियत ज़मीन पर आ गिरी। एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। अपोजिशन ने नाक में दम करके रख दिया, वो पार्लियामान को चलने भी नहीं दे रहे थे। इस पर मुसीबत ये आ पड़ी कि कांग्रेस में एक मजबूत धड़ा मनमोहन सिंह के खिलाफ खड़ा हो गया। इस सूरत हाल से दिल बर्दाश्ता होकर एक दिन मनमोहन सिंह ने जेब से इस्तीफा निकाला और वजीर आजम के सामने रख दिया। नरसिम्हा राव ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सरदार जी नहीं माने और कहा कि ये राजनीति मेरे बस की नहीं, मेरे लिए दरसो तदरीस ही ठीक है। आखिरकार भारतीय वजीर आजम ने हथियार डालते हुए कहा कि ठीक है, आपका इस्तीफा ले लिया, लेकिन जाते जाते अपोजिशन लीडर वाजपेयी साहब से मिलते जाइए। वजीर आजम के दफ्तर से मनमोहन सिंह साहब निकले और अपोजिशन लीडर के पास अलविदाई मुलाकात के लिए चले गए। अपने इस्तीफे की खबर दी, जिस पर वाजपेयी ने कहा, सरदार जी आप सियासतदान हैं, अपनी खाल मोटी रखिए। ये क्या कि तनकीद से घबराकर इस्तीफा दे दिया। वाजपेयी ने उन्हें समझाया बुझाया और फिर पूछा कि ये जो सरकार ने खाद की बोरी पर 2 रुपए बढ़ाए हैं, इसमें कुछ कमी हो सकती है। नाज़रीन, इन दिनों जब कई किस्सा मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये एक बर्निंग इशू था भारत के अंदर, जिस पर बीजेपी खूब खेलती दिखाई देती थी। सरदार जी ने इसके जवाब में कहा कि 1 रुपए की गुंजाइश है और फिर खाद की बढ़ती हुई कीमत में 1 रुपए कमी करके अपोजिशन का एहतजाज ख़त्म करा दिया गया। और ये सब कुछ उस टेलीफोन कॉल की बदौलत हुआ जो मनमोहन सिंह के दफ्तर से निकलने के बाद वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर को की और कहा कि सरदार जी को समझाएं। अपोजिशन लीडर समझते थे कि भारत जिन हालात का शिकार है, उसका इलाज सब्सिडीज का खात्मा ही है। मनमोहन सिंह जो कर रहे थे, ठीक कर रहे थे। काश ऐसी ही स्पिरिट हमारे सियासतदानों में भी हो। यहाँ तो नाज़रीन हाल ये है कि हम एक दूसरे को पछाड़ने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा अफगानिस्तान, उस पर बात कर लीजिए, जिसको लेकर वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का शिकवा सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा ये कि पाक अफगान मुज़ाकरात में सबसे बड़े स्टेक होल्डर खैबर पख्तूनख्वा को छोड़ दिया गया। हमने मुज़ाकरात के लिए TORs भी भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया और न ही मुज़ाकरात और मुआहिदों की तफसीलात बताई गई हैं। उनका ये शिकवा किस हद तक दुरुस्त है? सियासी इस्तेहकाम के हवाले से तहरीक इंसाफ पर तनकीद क्यों होती है, और अगर ये तनकीद होती रही है तो क्या इस हवाले से हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है? आज के इस प्रोग्राम में हम इस पर भी बात कर रहे होंगे। साथ ही साथ हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में तंजीम 9 पर भी बात करेंगे, जिसमें सानिया 9 मई को मयार बनाते हुए फैसला किया गया है कि 9 मई के बाद फ़ाल कारकुनों को पार्टी तंजीमों में शमूलियत के लिए तरजीह दी जाएगी और 9 मई के बाद गैर फ़ाल कारकुनान और सरकारी ओहदा रखने वालों को पार्टी तंजीम में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी PTI में 9 मई काबिलियत और लियाकत का मयार बन चुका है। इस मयार और माइंडसेट के साथ PTI के लिए आगे बढ़ना सूदबंद होगा या नुकसानदेह? आज के प्रोग्राम में हम कछुए की चाल से चलने वाली 9 मई के मुकदमात की समातों पर भी बात करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में शेख रशीद की बरीयत के हवाले से दरखास्त पर समात हुई और इसी समात के दौरान 7 रोज़ की मोहलत तलब करने पर जस्टिस हाशिम खान काकड़ ने ये रिमार्क्स दिए कि इल्तवा मांगना हो तो आइंदा अदालत में नहीं आइएगा। इल्तवा सिर्फ जज, वकील या मुलजिम के इंतकाल ही पर मिलेगा। नाज़रीन, 6 रोज़ पेशतर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इस्तगासा के गवाहान की अदम मौजूदगी के बायस ये समात जो है ये मुलतवी करना पड़ी थी और कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह के रुखसत के बायस समात नहीं हो सकी थी। अब सवाल यहाँ यह है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर क्या 4 माह में 9 मई के केसेस के मुकदमात के फैसले मुमकिन हैं? ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी काशिफ रफ़ीक साहब, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में आप देख सकते हैं तशरीफ़ रखते हैं। इफ्तिखार शराजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। डॉक्टर हामिद खान अलमशरकी हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। आज़म चौधरी साहब आज लाहौर से हमारा साथ दे रहे हैं।
वीडियो लिंक पर मौजूद हैं तमाम साहिबान, इनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं काशिफ रफ़ीक साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। मौज़ूआत आज हमारे क्या हैं? 9 मई के हवाले से हम बात कर रहे होंगे, ख़ास तौर पर इसलिए क्योंकि PTI तंजीम नौ करने जा रही है अपनी पार्टी के अंदर, तो 9 मई उसके लिए क्यों इतना अहम है और क्यों एक बार फिर से ये इशू छेड़कर अपने लिए प्रॉब्लम्स खड़े किए जा रहे हैं। दूसरा, ये जो दौरा अफ़गानिस्तान है नायब वज़ीर आज़म का, इसको हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा नाज़रीन, 9 मई के केसेस कछुए की चाल से क्यों चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में बरहमी क्यों आज हमने देखी है जजिस के रवैये के अंदर, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो काशिफ साहब, पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि ये जो नाजुक वक्त है इस वक्त PTI के ऊपर, आपको लगता है कि इस नाजुक वक्त में तंजीम नौ करनी चाहिए थी पार्टी की, ये सही वक्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, तहरीक इंसाफ तंजीमें नौ करेगी, कभी अपोजिशन का किरदार अदा करते हुए हुकूमत पे तनकीद करेगी, कभी कोई नैरेटिव लेगी। अपने कारकुनान को उन्होंने एंगेज तो रखना है, कारकुनान को उन्होंने घर तो बिठा नहीं देना। और तंजीमें नौ बेसिकली उनका फोकस है खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पे उनकी हुकूमत तवातुर से तीसरे टेन्योर में चल रही है। अब मसला ये है कि 9 मई के जो लोग हैं, जो 9 मई में जिन्होंने प्रोटेस्ट किया या जिन्होंने सोबतें बर्दाश्त की, तकलीफ़ें बर्दाश्त की, अगर उन कारकुनान को प्रायोरिटी पे अंगेज करने और उनको उहदों पे प्लेसमेंट देने का फैसला किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि रियासत ये कह रही है कि आप 9 मई के ऊपर माफ़ी मांगे और आगे चलें। और आप 9 मई के लोगों को अपने माथे का झूमर बनाना चाह रहे हैं तहरीक इंसाफ। तो इसका मतलब कि तहरीक इंसाफ क्लियर कट पैगाम दे रही है कि 9 मई के ऊपर वो किसी सूरत ना माफ़ी मांगेगी और ना ही एक कदम पीछे हटेगी। वो समझती है कि ऐसा कोई मामला हुआ ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये तनाव जो है वो शिद्दत इख्तियार करेगा, और ये तनाव उस वक्त तक शिद्दत इख्तियार करेगा जब तक कोई ना कोई डील, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी जो चल रही है तवातुर के साथ, वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच जाती। सो अब ये जो तंजीम साजी KPK में होगी, फिर इसी तरह साइमल्टेनियसली पंजाब में होगी, लेकिन KPK में जो तंजीम साजी करने का अमल है, इसमें एक दूसरा पहलू ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जब सदर थे, वज़ीर आला भी थे, उन्होंने उस वक्त जो लोगों को ओहदे दिए, लोगों को अपने साथ मिलाया, पार्टी में इंटैक्ट किया, ये शायद उनको भी शफल आउट करने की एक मूव है। और जो तीसरी बात है कि जिनके पास जो कोई सरकारी ओहदे हैं, यानी कि कोई वज़ीर है, कोई मुशीर है, कोई एडवाइज़र है, कोई वज़ीर आला, इसका मतलब उनको तंजीमी ओहदे नहीं दिए जाएंगे, तंजीमी ओहदे उनसे हट के लोगों को दिए जाएंगे। ये एक पैरेलल तंजीम का सिस्टम शुरू हो जाएगा जो कि अली अमीन गंडापुर साहब को शायद काबिल कबूल ना हो, और वो तंजीमी ओहदेदार शायद अली अमीन गंडापुर साहब को जवाब दे भी ना हो, क्योंकि अब तो सूबाई सदर भी वो नहीं है। लेकिन अजीब मामला ये है कि जो सूबाई सदर हैं इस टाइम अगर इस फार्मूले पे वो अमल करते हैं तो वो खुद चेयरमैन PAC हैं, फिर वो कैसे सूबाई सदर रह सकते हैं? ये भी बड़ा सवाल है। ठीक हो गया काशिफ साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी इफ्तिखार शिराजी साहब। ये जो तंजीमें नौ हो रही है, एक तो ये जैसे मैंने काशिफ साहब से पूछा, ये सही वक्त है या आपको लगता है कि पार्टी को वाक़तन इसकी ज़रूरत थी? और अगर ज़रूरत थी तो सर क्यों? क्या किसी लॉन्ग मार्च की तैयारी हो रही है, किसी बड़े एहतजाज की की तैयारी हो रही है जिसके लिए उनको पक्के और बड़े वफादार अपने लोग चाहिए पार्टी के अंदर से? और सर फिर ये वफादारी का पैमाना जो है ये 9 मई क्यों रखा गया शिराजी साहब? बहुत शुक्रिया। पहले तो आसमा, जो आपने इब्तिदाई में बातें की और तारीख़ के दरीचों में आके कुछ हक़ाइक़ सामने लेके हिंदुस्तान से मुताल्लिक़, जिसकी पंच लाइन ये थी कि जब कौमी वफादात हों तो फिर तकाज़ा ये वो करते हैं कि आप तमाम तर सियासी इख्तिलाफ़ात को भुला के तो कौमी मफाद में इकट्ठे हो जाएँ। और इसकी एग्ज़ाम्पल आपने पेश किए तो मैं इस पर आपको खुदादी तहसीन पेश करता हूँ। इस तरह के मामला अब तहरीक इंसाफ का, जी सर, तो जो इस वक्त आपका सवाल हमारे सामने है, गोया कि मयार 9 मई क्यों? और पहले तो मैं ये कहूँगा कि 9 मई से मुताल्लिक आसमा अभी फ़ैसला होना बाकी है। जो रियासत पाकिस्तान का इल्ज़ाम है तहरीक इंसाफ पे, वो ये है कि 9 मई के दिन एक बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत मुल्क के दिफाई इदारों पे हमला किया गया। तो मेरा ख्याल में अनटिल प्रूवन गिल्टी हम किसी के बारे में ये कह नहीं सकते कि वो मुजरिम है। तो लिहाजा अगर वो आज 9 मई के बाद अपने उन कारकुनों को कि जिन्होंने रियासती जबर को, मुश्किलों को सहा है और पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, तो मेरा ख़्याल में ये मयार तो हर जमात में है, सिवाय मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून के, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जावेद लतीफ़ से लेके बाकी कि जो आज हमें मंजरनामे पे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे या वो बयानी लेके आए थे कि मुझे क्यों निकाला, जी सर, और ये लोग उस वक्त पार्टी का मुकदमा लड़ रहे थे, तो आज हमें मंजरनामे पे नज़र नहीं आते। तो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ ये समझती है कि वो कारकुन के जिन्होंने मुश्किल हालात में पार्टी के साथ रहे,
پارٹی کا زور بازو بنے تو ان کا حق بنتا ہے. اور دوسری وجہ جو میرے خیال میں اس وقت میری نظر میں ہے وہ یہ ہے آسما کہ اس وقت پارٹی ایک طرح سے انتشار کا شکار ہے, گروہ بندی ہے, گروپ بندی ہے, الزام تراشیاں ہو رہی ہیں. تو عین ممکن ہے کہ قیادت نے یہ سمجھا ہو کہ دس از ہائی ٹائم کہ تنظیم نو کی جائے, ایک نئی قیادت کو لایا جائے تاکہ پارٹی کے اندر جو گروپ بندی ہو رہی ہے اس کا بھی سدباب کیا جا سکے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو پہلا ان کے اوپر اعتراض ہے کہ انہوں نے 9 مئی کو معیار کیوں بنایا, کوئی مناسب نہیں لگتا جب تک ریاست اس بات کو ثابت نہیں کرتی. دوسرا یہ ہے کہ پارٹی کا اپنا ایک فیصلہ ہے کہ جس وقت وہ چاہے وہ اپنی تنظیم نو کر سکتی, اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا لیکن کیا یہ ضروری تھا, حامد صاحب میں آپ کی طرف آ جاتی ہوں, کیا یہ ضروری تھا کہ اپنے اعلامیے میں 9 مئی کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا؟ کچھ اور کہا جا سکتا تھا کہ جب سے موجودہ حکومت آئی ہے اور جب سے یہ سارے معاملات کچھ خراب ہوئے ہیں اس کے بعد سے, یا پھر یہ چیز لفظ استعمال ہی نہ کیا جاتا, یہ کہہ دیا جاتا کہ جو کارکن بہت زیادہ فعال ہیں, جو بہت زیادہ ایکٹیو رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں, ان کو ہم آگے لے کر آئیں گے تنظیم نو کے اندر. تو سر اس لفظ کا 9 مئی کا استعمال کیے جانا آپ کو نہیں لگتا حامد صاحب کہ خود پی ٹی آئی کے لیے بہت سارے پرابلمس اور کریٹ کر سکتا ہے موجودہ سچویشن میں؟ بالکل آسما, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ نے بڑی ویلڈ پوائنٹ کہا کہ ہر جماعت چاہتی ہے کہ وہ اس کی قربانی دینے, اس کے اندر جو قربانی دینے والے کارکن ہیں ان کو سراہا جائے, ان کو ان کی جو خدمات ہیں ان کو اس کا صلہ دیا جائے. لیکن 9 مئی کے حوالے سے اگر پی ٹی آئی اس کو نام دے کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا بہت کلیئر انڈیکیشن ہو جاتا ہے اس محاذرائی کا جس کی ان کو ابھی. اور سر پھر مزاحمتی تحریک کا بھی لفظ استعمال کیا نا سر, کہ جو مزاحمتی تحریک میں بھی پیش رہے ہیں. اچھا, اس کے اندر نا ایک اور چیز ہے, وہ یہ کہ ایک جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ مذاکرات کر رہے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آخری مذاکرات یا فائنل سے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی بنتی ہے, اور آپ نے اگر ان کو مذاکرات کو کسی طرح بھی کامیاب کرنا ہے, کیونکہ میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس سے کوئی انکار نہیں, تحریک انصاف مقبول ترین جماعت ہے, اس سے کوئی انکار نہیں, بانی پی ٹی آئی مقبول ترین لیڈر ہیں, لیکن پولیٹیکل سپیس لینے کے لیے حکومت کے ساتھ یا دوبارہ سسٹم کے اندر آنے کے لیے ان کو بہرحال بہتر ہے مذاکرات کر کے دوبارہ وہ جو دیوار سے لگا دیا گیا 26 نومبر کے بعد جو کچھ ہوا اس ساری صورتحال کو نارملائز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کہیں نہ کہیں جس کو کہتے ہیں مفاہمت کا تھوڑا بہت اشارہ آئے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایون پی ٹی آئی کا ووٹر بھی جو ہے نا وہ بھی پریشان نہیں ہوگا, بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ آج کی صورتحال کے اندر حکومت ارریلیونٹ ہے, بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرے. یہ جو 9 مئی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں اس کو اس انداز میں کہنے کی بجائے اگر کارکنوں کی قربانیوں کے حوالے سے یا کارکنوں کی ریزسٹنس کے حوالے سے بات کی جاتی, یا کارکن دیکھیں 9 مئی کے بعد کیا ہوا, اسد عمر چھوڑ کے کون سے تو پھر سر یہ سمجھا جائے, I'm really sorry حامد صاحب, پھر یہ سمجھا جائے کہ کسی کو میسج دینے کے لیے یہ کیا گیا ہے کہ we are still there, like ہم ابھی بھی اپنی بالکل یہ ایک ایسا میسج ہے یا یہ ایک ایسا ترک کا پتہ ہے جو دونوں طرف سے فائدے مند بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. فائدے مند اس طرح کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اس جگہ پر یا مذاکرات کو جو بیک ڈور ہو رہے ہیں وہ اسی جگہ پر پہنچ جائیں کہ اس میں کوئی فیصلہ کن موڑ آ جائے. لیکن وہیں پر جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مذاکرات بہت لمبے عرصے کے لیے پھر تعطل کا شکار ہو جائیں, سبوتاج ہو جائیں. سو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک بڑا رسکی کھیلا گیا ہے, لیکن اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو گروپ اور دھڑے بندی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کی ری آرگنائزیشن. میں سر اسی پہ آنا چاہ رہی ہوں, جو گروپس ہیں اندر اور جو دھڑے بندیاں ہیں, خاص طور پر جو جنید اکبر گروپ کی جانب سے ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ کسی نہ کسی طور پہ کچھ ایسی ایفرٹس کی جائیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے جو اثرات ہیں پارٹی میں ان کو ختم نہ صحیح تو کم ضرور کیا جا سکے. میں چودھری صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی, آپ کو لگتا ہے کہ یہ تنظیم نو جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں جنید اکبر گروپ کا کچھ حصہ ہو سکتا ہے, دھڑے بندی اس کی وجہ ہو سکتی ہے بڑی ایک پارٹی کے اپنے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آسما. جی سر. آسما دیکھیے, جو سیاسی جماعتوں کے اندر تنظیم نو کیا جانا یا دھڑے بندی ہونا یہ بڑی ایک معمول کی بات ہے. دیکھیں آپ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ بھی ایک جمہوری عمل ہے جو الیکشن کمیشن نے اپنے رولز کے مطابق پابند کر رکھا ہے تمام جماعتوں کو. اگر وہ اس قسم کی تنظیمیں نو کرتی ہیں یا جماعتوں کے اندر کوئی اختلاف رائے پایا جاتا ہے تو یہ کوئی ایسی اچھمبے کی بات نہیں ہے. تمام جماعتوں, لیکن سر ان حالات کے اندر سر سانحہ 9 مئی کے الفاظ کا استعمال کرنا, مزاحمتی تحریک میں جو لوگ فعال رہے ہیں ان کو وہ کرنا,
वो नहीं आपको लगता कि वो थोड़ा अचंभे की बात है, क्योंकि सुनने में ये आ रहा था मामला फिर कहीं ना कहीं आगे चले हैं, तो ऐसे में ये सारी चीज़ें सामने आना सर? अच्छा आसमा, अगर हम बगौर देखें तो तहरीक इंसाफ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त मुफाहमत की बात कर रहे हैं, लेकिन जहां तक इमरान खान साहब का मामला है या उनके बहुत करीबी उनके जिनसे वो मुशावरत करते हैं उनका मामला है, तो वो तो वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि वो मुज़ाहमत की तहरीक चला रहे हैं और वो मुज़ाहमती बयानात दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि गुज़श्ता 3 साल के अंदर आप देखें कि ये PTI और रियासत के दरमियान और उसके बाद जो हुकूमतें बनी हैं उनके दरमियान भी फासले बढ़ते जा रहे हैं और एक दूसरे की जानब इस किस्म के जुमले, इस किस्म के अल्फाज, इस किस्म के अलकाबात वो उछाले जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। PTI को इंतशारी कहा जाता है की जानिब से, कभी उन्हें यहाँ पर फसादी कहा जाता है और वो 9 मई के इस तरह के वो बयानिए इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों जानब ये चीज़ें जो है ना ऐसा ऐसा नरम करने की ज़रूरत है। अगर आपने रियासती मामलात को आगे लेके चलना है, जो आपने बहुत खूबसूरत अपना इंट्रो दिया था, उसके इंट्रो के अंदर वो तमाम उसका हल मौजूद है कि अगर रियासत की जानब और हुकूमत की जानब से थोड़ा सा अक्लमंदी और थोड़ा सा नरमी दिखाई जाए तो चीजें बेहतर। सर मैं ऐसे पूछ लेती हूँ सर, हाँ या ना में सर जवाब दे दीजिएगा। इस एलामिये के अंदर जो पार्टी की तंजीम नौ को लेकर जारी किया गया है, 9 मई का लफ्ज इस्तेमाल करना समझदारी है PTI की जानिब से इन हालात में? सर देखिए, ये हाँ या ना वाली मामला नहीं है। अगर कोर्ट में से डिसीजन आ चुका होता और उनको विक्टिम, उनको जो मुजरम है वो डिक्लेयर किया जा चुका होता, फिर गलत ठीक हो गया। आप वही बात करें जो अभी शराजी साहब ने भी फरमाई। काशिफ साहब, आप सर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं ब्रेक से पहले? देखिए, सियासी जमातें कभी भी मुश्किल वक्त में खड़े होने वाले कारकुनान या लीडरान को नहीं ओबलाइज करती। तमाम सियासी जमातें, तहरीक इंसाफ ने 2018 में अपने पुराने वर्करों को टिकटें कितने % दी, ये भी हकीकत है। पीपल्स पार्टी की मिसाल ले लें, नदीम अफजल चंद, कमर ज़मान, कायरा, नैयर, बुखारी, इनको नई सेनेट की टिकट दी गई। गिलानी साहब कहने पे राना नूरुल हसन को, महमूदुल हसन को, जो नून लीग के थे, और नून लीग ने शेख रोहेल असगर को नहीं करवाया टिकट देने के बाद। जुबैर उमर के साथ क्या हुआ, शायद खान अब्बासी के साथ क्या हुआ। सो ये सिर्फ सियासी जमातों के जो काबरीन हैं मुश्किल वक्त में इस्तेमाल करते हैं। जब डील के पास जाते हैं, डील देने वाले कहते हैं ये लोग आप माइनस कर दें, साइड पे कर दें, वो भले मीडिया से हो भले किसी हो, और लीडरान बड़ी आसानी से उनको साइडलाइन कर दिया करते हैं। समझ गए सर आप जो कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये बड़ी बात है कि चलें तंजीम नौ जो करने जा रही है PTI, उसमें उन्होंने कहा है कि जो मज़ामती तहरीक में और जो बड़े फाल रहे हैं उनको अब हम मौका देंगे। लेट्स सी, देखते हैं ऐसा होता है या वैसा होता है जैसे काशिफ साहब फरमा रहे हैं। लेकिन बहरहाल जी, प्रोग्राम के इब्तदाइये में भी और वैसे भी जो असल बात हम कर रहे हैं वो कौमी इशूज़ पर मुत्तफ़िका बयानिया है जो बहुत सारे इशूज़ पर हमें दिखाई नहीं देता है। इनफैक्ट अभी कोई 1-1.5 महीना पहले जो इस्लामाबाद में एक बड़ी बैठक हुई थी कौमी सलामती को लेकर, उस पर भी हमें ये मुत्तफ़िका बयानिया है जो दिखाई नहीं दिया पाकिस्तान के अंदर, जो कि निहायत काबिल अफसोस है। लेकिन एक बार फिर से शिकवे शिकायत जो हैं वो शुरू हो गए हैं और ये वज़ीर आला KP का शिकवा एक सामने आया है नायब वज़ीर आज़म के दौरे अफ़गानिस्तान को लेकर। उन्होंने कहा जी कि KP जो है वो बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है जिसको इग्नोर किया गया है, जिसको छोड़ दिया गया है। क्या उनका ये गिला बजा है और क्या ये शिकवा बराए शिकवा है या इनफैक्ट स्टोरी क्या, और आगे क्या हो सकता है इस पर, इस शिकवे के बाद खास तौर पर? ब्रेक के बाद बात करते हैं इस पर। वेलकम बैक जी। कौमी इशूज़ पर मुत्तफ़िका बयानिया, इसकी जिम्मेदारी अक्सर हमने देखा है कि जो अपोजिशन पर डाल दी जाती है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं तकरीबन हर मुल्क में ही। कहा यह जाता है कि बहुत सारे ऐसे मामला जो बड़े सहल अंदाज में हल हो सकते हैं अपोजिशन हल नहीं होने देती है, और यही चीज़ जो है अभी हम पाकिस्तान के अंदर भी देख रहे हैं। खैर अभी का लफ्ज़ शायद इसमें इजाफी है, बहुत सालों से हम पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं, लेकिन अभी की बात कर लेते हैं। मैं इफ्तिखार शराजी साहब सर आपकी तरफ आना चाहूँगी। जब हम बात करते हैं कौमी सलामती के मामलात को लेकर, दहशतगर्दी के मामलात को लेकर, तो पाकिस्तान में हमें वही सारी चीज़ दिखाई देती है, ब्लेम गेम। अभी भी हो ये रहा है कि पहले ये कहा गया कि KP वाले संजीदा नहीं हैं, जहाँ जहाँ हम ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं, वहाँ से एतराज़ आ जाता है। और उनके मुज़ाकरात करने पर भी इन लोगों को एतराज़ था कि KP वाले क्यों तालिबान से मुज़ाकरात की बात करते हैं, क्यों अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की बात करते हैं। लेकिन अब नायब वज़ीर आज़म खुद जाते हैं शराजी साहब और फिर उनसे पूछते भी नहीं हैं जो कह रहे थे मुज़ाकरात होनी चाहिए। बस काश वैसा होता कि जो कौमी सलामती से जुड़े हमारे मसाइल हैं उसके ऊपर सियासत ना होती, लेकिन बड़ी बदनसीबी है और कि इन मामलात पे भी हम एक दूसरे की टांगें खींचने में और दुनिया भर में तमाशा बनने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो खैर पख्तूनख्वा की जानिब से एतराज़ आ रहा है बड़ा ही दुरुस्त और जायज़ एतराज़ है।
क्योंकि वो वन ऑफ द स्टेक होल्डर है। फेडरेशन के जो यूनिट्स हैं तमाम की अहमियत यकसर है, इस पर कोई शुबा नहीं है किसी को। सही। और ऐसे में कि वो बलूचिस्तान हो या खैर पख्तूनख्वा कि जहाँ सबसे ज़्यादा हम मुतासर हो रहे हैं इस दहशत गर्दी को लेके। और आपको याद है कि इसी KP की हुकूमत ने कहा था कि बेहतर ये है कि हम तालिबान इंतज़ामिया को इंगेज करें, गुफ्तगू करनी चाहिए। उन्होंने एक डेलीगेशन बनाया, वफाक से पूछते रहे कि हम जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। उनके कौंसल जनरल से मुलाकातें हुई तो उस वक्त वफाक में बैठे लोगों ने क्या कहा कि दिफा खारजा पॉलिसी फेडरल सब्जेक्ट है और ये कैसे हो सकता है कि एक सूबा ऐसा फैसला करे। बाद में वफाक ने वही फैसला किया, उन्हीं लाइन्स को आपने फॉलो किया, अडॉप्ट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है क्या ज़रूरत थी ये उजलत दिखाने की, सिवाय इस बुनियाद पे आपने देखा है कि एक अपोजिशन जमात, एक मुखालिफ जमात जो आपकी है वो ये ख्याल पेश कर रही है। भाई मेरे, अभी तो जैसे आपने कहा ना कि एक प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त के अपोजिशन लीडर को कहा वाजपेयी जी को कि मेरे वजीर ख़जाना को समझाएं, घर ना जाएं, तो कौमी मफाद में उन्होंने समझाया। यहाँ पे भी तो बात वही कर रहे थे ना। फिर हम दुनिया को एग्जाम्पल्स देते हैं और कहते हैं कि अमेरिका को हमने कहा कि तालिबान के साथ डायलॉग टेबल पे आएँ, इस खत्ते में जो भी गया नाकाम लौटा है और हमने अमेरिका को यहाँ से सेफ एग्जिट दिया और फिर हम अपनी बंदूकें तान के खड़े हो गए अफगानिस्तान की जानिब। तो मेरे ख्याल में आज अगर सेंस प्रिवेल कर रही है तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए और उन्के गिले भी सुनने चाहिए, क्योंकि कल को अफगान महाजिरीन की वापसी है। अब देखें ना, आप गए हैं काबुल और काबुल में आपके सामने ये मुद्दा रखा गया है। उन्होंने कहा है कि बेशक आप मेज़बान रहे हैं बरसा बरस, लेकिन इस उजलत में आप महाजिरीन को वतन वापस भेज रहे हैं, इसमें ह्यूमिलिएशन का फैक्टर जो इन्वॉल्व हो गया। आपकी वहाँ के जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं वो लोगों के साथ मिसट्रीट कर रही हैं। तो मेरा ख्याल है इन मामलात पे तहम्मुल, बुर्दबारी और तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलेंगे तो मसले को भी हल किया जाएगा आसमां, और जो हमारी एक रिस्पेक्ट है वो भी बरकरार रहेगी। लेकिन सर ऐसा हो नहीं रहा, आपने बिल्कुल बजा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हमारी बदनसीबी है ये कि नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये सिर्फ हमारी बदनसीबी है या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कोई ओवर कॉन्फिडेंट भी है कुछ चीज़ों को लेकर? मैं काशिफ साहब ये आपसे पूछना चाहूँगी, कहा यह जाता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस ज़ोम में हैं कि उनके इस्टेब्लिशमेंट से चूँकि ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं तो वो कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, और ये जो चीज़ हुई है ये भी इसी का शाखसाना है, इसी वजह से हुई है। सर अस्मा साहबा, जो भी मसनद पे बैठता है, इक़्तिदार में होता है, उसको ये जूम होता है कि उसके ताल्लुकात बड़े आइडियल हैं, और उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है कि वो जूम सारा टूट जाता है जब हुकूमत बहुत बार देखा सर हमने। बिल्कुल, हम इसको रिपोर्ट भी करते हैं इसकी आईनी शायद। और मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि इस सारे मामले में जिद, जोर और अना वो प्रिवेल कर रही है। कोई भी फैक्शन एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है, वो विफाक में बैठी हुई है, पंजाब में उनकी हुकूमत है। इनको चाहिए था कि इस सारे मामले के ऊपर एक बैठक बुलाते, एक कॉन्फ्रेंस करते। आप सुनते भाई सिंध क्यों हमारे खिलाफ हो गया, KPK वैसे आपके खिलाफ है, बलूचिस्तान में इंसर्जेंसीज है, आप 4 वज़रा आला को बिठा लें, उनके सियासी अकाबरीन को बिठा लें, बैठ के उनसे पूछे यार ये हमारा हकायक है, ये मामलात हैं, आप बताएं हम इसको कैसे हैंडल करें। अगर आपको कोई जवाब ना देते तो आपके पास एक सॉलिड चीज़ होती है, एतराज़ की बात ख़त्म हो जाती। यहाँ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अब सियासत जो है ना, देखें शहबाज शरीफ साहब, अब जारी बात दूसरा साल शुरू हो गया, दूसरा बजट शुरू हो गया, अब ये सारी चीज़ें उस तरफ जा रही हैं। अब सियासत में ये लगे हुए हैं कि अगर हमारा पॉलिटिकल नुकसान हो गया नून लीग का तो हम कोशिश करें कि PTI का पॉलिटिकल नुकसान हो, हम कोशिश करें पीपल्स पार्टी का पॉलिटिकल नुकसान हो। और अगर आपने गुड जेस्चर के तौर पे मुल्क के लिए और पाकिस्तान के लिए आपने बेहतर सोचना है तो बड़ा आसान सा हल है, आप सुबह एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला लें या सियासी काबरीन को बुला लें, उन्हें कहें आज ही मुशावरत करते हैं, बताएं इसको आगे लेके कैसे चलना है। यहाँ पे ये चीज खत्म कर दें कि किसकी बल्ले बल्ले होगी, किसकी जनाब वाह वाह होगी। ये वाह वाह के चक्कर में और जिद, अना और जोर के चक्कर में जो सा है वो एक दूसरे पे कर रहे हैं। और एक चीज ये हुकूमत को कहीं ना कहीं बैकअप ऑफ माइंड में है कि यार हमारा क्या हम कर रहे हैं, हमारे साथ जो हमें चलाने वाले मख्फी हाथ हैं उनको कहेंगे, वो खुद ही जाएंगे, आम पेश करेंगे, चीजें हो जाएंगी। ज्यादा देर इस तरह का बिहेवियर चला नहीं जाता। बात वही होगी जिस जोन की हम बात कर रहे थे। मैं मशरकी साहब सर आपकी तरफ आना चाहूंगी। ये जब किसी की मुद्दत मुलाजमत बढ़ानी होती है, जब किसी को सर एक्सटेंशन देनी होती है, तब तो हम आईनी तरमीम करवानी होती है, इतने अपनी सैलरीज बढ़वानी होती है। ये तो बड़ा खैर छोटा मामला है, ये एक्सटेंशन हो गई, मुद्दत मुलाजमत हो गई। सर इतने बड़े बड़े मामलात पर इनका इत्तेफाक राय हो जाता है, लेकिन कौमी सलामती पर ये लोग बात नहीं करते एक दूसरे से।
बिल्कुल आसमा, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हुकूमत जो है वो जिस सही कहते काशिदा की जिद अना और हट दर्मी की वजह से और इस जोम में कि शायद वो एक ऐसे एक पेज पे हैं जो शायद कभी भी नहीं फटेगा या कभी भी इसमें इख्तलाफ नहीं आएगा, उस चक्कर में वो ये कह रहे हैं कि KPK का जो जायज़ मुतालबा है कि वो दहशत गर्दी का सबसे ज़्यादा शिकार है। उन्होंने चाहे वो अफगान को होस्ट करना हो, चाहे वो दहशत गर्दी की जंग हो, चाहे वो दहशत गर्दी के खिलाफ पिछले इतने 20 सालों की स्ट्रगल हो, सब में KPK को सबसे ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा, KPK ने सबसे ज़्यादा किरदार भी निभाया। वहाँ पर KPK को इस तरह जब मुज़ाकरात में या किसी जगह एज ए स्टेक होल्डर शामिल ना करना, मेरा ख्याल है ये हुकूमत की बड़ी और जबकि वो खुद मुसलसल कह रहे थे कि मुज़ाकरात होने चाहिए। और अस्मा, अगर हुकूमत ये समझती है कि वो कोई ऐसा फैसला करेगी और वो फिर दोबारा जबरदस्ती उस फैसले को KPK पर थोपने की कोशिश करेगी, फिर जब KPK की तरफ से मुज़ाहमत आएगी तो फिर तहरीक इंसाफ को बुरा कहा जाएगा, वहां पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ कैंपेन चलाई जाएगी। तो कहिए कि कौन गलती पर होगा? गलती पर हुकूमत होगी। अगर आज उनको साथ शामिल कर लेते, एक मुत्तफिका फैसले की तरफ ले जाते, तो इससे एक आगे के लिए रास्ता बेहतर मैं समझता हूँ इस्तेहकाम की राह हमवार होती। मुझे ऐसे लगता है कि हुकूमत इंतहाई इनसिक्योरिटी का शिकार है। उसको ये लगता है कि किसी भी हालत में अगर PTI और एस्टैब्लिशमेंट किसी भी मामले में इकट्ठी एंगेज हो गई तो कल को उनके रास्ते अगर मिल गए या उनके कोई मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो ये है कि ये जो बैसाखियों के सहारे हुकूमत खड़ी है ये चलती बनेगी। मेरा ख्याल ये कि वही बात है कि जाती मुफादात, जाती अनाज, जाती फायदे को आगे रखा जा रहा है और मुल्क के लिए या मुल्क की तकदीर के लिए जो है ना उसको खेला जा रहा है और इसको समझना होगा। हुकूमत इन सारे मामलात पर हमें ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई देती है, उसके पीछे जाहिर है वही एक पेज वाला सारा मामला है। लेकिन हमने देखा है, मैं चौधरी साहब आपकी तरफ आ जाती हूँ। आजम साहब, मुझे सर ये फरमा दीजिएगा कि नहरों के मामले पर भी तो सर अभी हम यही देख रहे हैं, कितना एक बड़ा तूफान खड़ा हो चुका है। कम से कम इस मामले पर तो लिया जा सकता था एतमाद में, किसी को इस पे भी नहीं समझा, चाहे कौमी सलामती हो, चाहे नहरों का मामला हो, कुछ भी हो। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट मामला है। पाकिस्तान में पहले ही हम पानी की कमी का सामना है हमें। जी सर। अब देखें, हमारा सबसे बड़ा मसला है स्टोरेज का। बिल्कुल। हमारे पास वो रिजर्व्स हैं वो इतने नहीं है और हमारे जो डैम्स हैं उनके अंदर सिल्ट है इस वक्त। आप अगर नए बनने हो तो वो हम बनने ही नहीं देते। जी जी, इनमें अब ये बात देखें, जो नया डैम है उसकी अच्छा जरूरत आज से नहीं है, हम कई दहाइयों से उसकी जरूरत महसूस कर रहे हैं और हमें ये अंदाजा था कि हमें इतना पानी की कमी का सामना होगा। इस वक्त मौजूदा जो नहरों के अंदर पानी है वो ना होने के बराबर है, क्योंकि हमारी जमीनों के अंदर जो पानी पहुंच रहा है वो इतना पानी नहीं है कि उन जमीनों को सराब कर सके। अब आपको वो पानी अगर तकसीम करेंगे तो मजीद वो उससे वो कहते हैं कि एक गिलास पानी हो वो आप 3 बंदों को दे के वो थोड़ा थोड़ा करके पी ले तो तीनों की प्यास नहीं बुझ सकती। तो आपको उसके लिए कोई ना कोई मुतबादल अरेंजमेंट करना पड़ेगा, आपको एक स्टोरेज बनानी पड़ेगी, डैम बनाना और पड़ेगा। उसके लिए कौमी बयानियां आजम साहब जरूरी है ना हर ऐसे बड़े मामले के लिए। लेकिन हमें ऐसा दिखाई देता है कि हुकूमत का सारा फोकस जो है वो अपना बयानिया जो है वो बनाने में और उसको लोगों के दिमागों में भरने पे है। कौमी बयानिए पे सर क्यों नहीं तवज्जो आजम साहब? कोई आप भी समझते हैं कि यही जो एक पेज है यही वजह है इसकी? आसमा, हमने ये अभी जो देखा है जितनी एब्सोल्यूट पावर इस गवर्नमेंट ने इस्तेमाल किया मुख्तलिफ कामों के लिए, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल 26वीं आईनी तरमीम है। अगर यही एब्सोल्यूट पावर जो है वो किसी डैम बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते, क्योंकि जो उस वक्त पार्टीज कालाबाग डैम की मुखालफत कर रही थी वो तो इस हुकूमत का हिस्सा है इस वक्त, चाहे ANP हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे कॉन्फ्रेंस की जमातें हो, वो इसी हुकूमत के अंदर है। अगर ये सिंसियर होते तो ये एक डैम बनाने के लिए सबको इकट्ठा करते और मेरा ख्याल है कि कोई भी अपोजिशन उसके लिए मुखालफत ना करती बल्कि उसके लिए इनके साथ जरूर बैठती, क्योंकि पाकिस्तान को ये वाला जो मसला दरपेश है ये कोई शॉर्ट टर्म नहीं है, ये आने वाला आप देखिएगा एग्रीकल्चर के ऊपर इसके बड़े खौफनाक नतायज होंगे और जाहिर है कि सर फिर मईशत पर होंगे, अवाम पर होंगे। लेकिन मसला ये ना कि अवाम पर ही होंगे, इसलिए किसी को इससे कोई खास गरज है नहीं और संजीदगी का मुजाहरा किया नहीं जा रहा है। अच्छा, संजीदा होने की बात हो रही है तो एक चीज़ पर हमें हुकूमत बड़ी ज़्यादा संजीदा दिखाई देती है, वह सानिया 9 मई है, जिसको लेकर बड़ी सारी एफर्ट्स भी हुई। उसके नतीजे में हमने देखा भी कि कैसे PTI के साथ कहाँ पर क्या कुछ होता रहा, बहुत सारे मुकदमात, एक शख्स अगर इस्लामाबाद में मौजूद था तो 10 दीगर शहरों में भी उसके ऊपर मुकदमात हुए। अब ये कहने में आ रहा है कि ये सारे मुकदमात हैं ये 4 माह में निमटा दिए जाएंगे।
इस पर क्या ये सारी चीज़ जो है ये पॉसिबल हो सकेगी, क्योंकि वकला को हम देख रहे हैं कि तारीख पर तारीख लेने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, वही रविश उनकी पुरानी बरकरार है, तो ये पुरानी रविश के साथ क्या कोई नया एक सिलसिला जो है शुरू हो सकता है, ख़ासतौर पर इतने बड़े केस को लेकर? ब्रेक के बाद करते हैं इस पर बात। वेलकम बैक जी। सानिया, 9 मई कहा जा रहा है कि 4 माह में मुकदमात का फैसला मुमकिन है, और ये कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। इफ्तिखार शराजी साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर 11 माह 29 दिन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर इस मुकदमे का फैसला इतने सारे महीनों में, इतने सारे दिनों में नहीं हो सका, तो सर 4 महीने में कैसे पॉसिबल होगा? कभी इस्तगासा गवाह नहीं ला सकता, कभी वकील पेश नहीं हो सकते, वकील पेश होते हैं तो आगे की कोई ना कोई डेट ले लेते हैं। इफ्तिखार साहब, मेरा ख्याल में आसमा, जो रियासत का बयानिया है कि 9 मई को क्योंकि मुल्क के दिफाई इदारों पर हमला हुआ था और पाकिस्तान की सलामती पर हमला हुआ था, तो ये बात तो इसका तकाजा करती है कि ऐसे मामलात को बहुत जल्द निपटाना चाहिए, क्योंकि मुल्क के अंदर अगर कौम के इतने बड़े मुजरम फिर रहे हैं आज़ाद, तो उनको तो किस सूरत कम अज़ कम मैं बहैसियत एक मुहिब वतन पाकिस्तानी ये नहीं चाहूँगा। 11-12 महीने भी नहीं गुजरने चाहिए थे। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मैं बहैसियत मुहिब वतन पाकिस्तानी ये हरगज़ नहीं चाहूँगा कि पाकिस्तान की कौमी सलामती के दुश्मन पाकिस्तान में आज़ाद फिरे। और ये रियासत की जिम्मेदारी भी है, इस्तगासा की जिम्मेदारी है कि जिसने एविडेंस प्रोवाइड करनी है अदालतों में। देखें ना, अगर आप पनामा को लेके 6-6 माह की जेटीज बना के एक शख्स को सज़ा दे सकते हैं, ताहयात नाल कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में यहाँ तो उससे कहीं बड़ा मसला है, करप्शन से बढ़ के कौमी सलामती का मसला है। मैं न सिर्फ उसके मामले पे कहूँगा, बल्कि साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद का मामला भी, क्योंकि उन पर भी यही इल्ज़ाम है, और साथ में कुलभूषण जाधव जो भारतीय एजेंट है, उसके ऊपर भी यही इल्ज़ाम है कि उसने पाकिस्तान की सलामती पर हिट किया है। तो मेरे ख्याल में इन तमाम मुकदमात का फैसला 4 माह तो क्या, मैं तो कहूँगा कि 2 माह में होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस मुल्क के अंदर अदालतें अहकामात तो देती हैं, फैसले भी करती हैं। आपने देखा इस मुल्क के अंदर गोया के अजहर खान केस का फैसला हुआ, आज तक उस पर अमल दरामद हुआ है? नहीं हुआ। आप रिसेंट पास में देख लें, मखसूस नशिस्तों का फैसला, लार्जर बेंच ने फैसला दिया, आज तक कूड़ेदान में पड़ा हुआ है, कि उसको पूछ नहीं रहा। तो मैं समझता हूँ कि ये अदालतों की भी तजलील हो रही है, और वो हुक्मरान, वो लोग के जो नैरेटिव तो ये लेके चल रहे हैं कि उस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ और यहाँ पे कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, क्या उनको नज़र नहीं आ रहा? तो कम अज़ कम अगर समझते हैं कि बाकी मामला इतने गैर अहम है, लेकिन ये मसला तो इतना गैर अहम नहीं है। जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि ये तो कौमी सलामती का मामला है। बिल्कुल सर, इसमें तो लोगों को फौरन आपको सजा देनी चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर बहुत सारे लोग ये उठा रहे हैं कि जब ये कौमी सलामती का मामला है, इतना अहम मामला है, मुजरिम या मुलजिम, चले अभी तो वो मुलजिम ही है ना, लेकिन जिनकी नज़र में वो मुजरिम भी हैं, तो अगर इस तरह से वो लोग घूम रहे हैं तो आज़ाद हैं, तो फिर तो ये सवाल तो यहाँ पर उठता है। लेकिन मैं काशिफ साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि जहाँ बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, वहाँ PTI के हवाले से भी सवाल उठ रहा है कि अगर कुछ लोग वाकई इसमें मुजरिम करार पाते हैं, तो फिर बहुत सारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो तो नाअहल हो जाएंगे, तो फिर सियासी मंजरनामे में भी तो सर बड़ी तब्दीली आ सकती है। देखिए, इस टाइम पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और नून लीग की लीडरशिप एक ही मामले पे लगी हुई है कि कैसे तहरीक इंसाफ को हमने पाकिस्तान से नहीं सफ़ा हस्ती से मिटाना कैसे है। ये उनकी ख्वाहिश है। सियासी जमातें कभी ना मिटा करती हैं ना ख़त्म हुआ करती हैं। अब उसके लिए ये आखिरी मैं समझता हूँ हरबा है कि 4 माह में 9 मई के मुकदमात का फैसला हो जाएगा। उसमें बहुत सारे ऐसे कारकुनानी पार्लियामेंटेरियंस जो है वो मुकदमे में मुलविस हैं, उनको सजाएं हो जाएंगी, मुजरिमान हो जाएंगे, नाअहल हो जाएंगे, ज़िमनी इलेक्शन होंगे, हम उसमें सीटें जीत लेंगे। ये ख्याल चौधरी वाली एक टोकरी है जो अंडों की उन्होंने सर पर रखी हुई है और उस पर वो एक चीज़ों को नैरेटिव को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। असल मामला ये नहीं है। मामला ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क की अदलिया की सबसे बड़ी बेतौकीरी जब शुरू हुई ना, वो उस वक़्त हुई कि जिस वक़्त आईन पाकिस्तान के मुताबिक आपने एक ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में 3 माह में 4 माह में इलेक्शन करवाने थे, आपने नहीं करवाए। आप जब तक वहां से कहानी शुरू नहीं करेंगे, आप जब तक उन इलिजिटिमेट जो हक़ हुक्मरानी जिन्होंने अदा किया उनको जब तक एहतसाब नहीं करेंगे, आप उससे आगे कुछ चीज़ें सही कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके हौसले खुल गए कि अदलिया का जो मर्जी फैसला हो, हमारा दिल करे हम आईने पाकिस्तान को माने, दिल करे ना माने। आज तक PDM के दौर से लेके आज तक कोई एक करप्शन की इंक्वायरी कंक्लूड नहीं हुई, कोई एक करप्शन का स्कैंडल
जो है वो मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचा, किसी एक को करप्शन में सजा नहीं हुई। जिस मुल्क में अदलिया के अहकामात ना माने जाए, आइन को ना माना जाए, इलेक्शन टाइम पे ना करवाए जाए, करप्शन का जो है वो एक महबूब मशगला बन जाए, आओ लुटो फुटो तो जाओ, और उसके बाद आप मुझे बताएं, आप सोचेंगे कि यहाँ पे कोई जो मेरिट होगा? कोई मेरिट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ धक्का है। वो जिसका हाथ लग जाएगा उसको अदलिया से वैसा रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है चौधरी साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊंगी, कुछ आप भी हमें समझा दीजिएगा कि पहले तो इतनी ताखीर क्यों, तकरीबन 12 महीने, और अब इतनी जल्दी क्यों सर? असल में ताखीर इस वजह से हुई है कि जितने संगीन मुकदमात बनाए हैं उनके चालान मुरतब करने के लिए एविडेंस नहीं मिल, जितने आईओज हैं वो जब एविडेंस मिलेंगी फिर उनके चालान मुकम्मल करके वो अदालतों में जमा करवाएंगे। अब जो चालान अदालतों में आए हैं उनकी बिना के ऊपर आप देखें या तो जमानतें हो रही हैं या उन आईओ बेसी हो रही है अदालतों के अंदर, और अदालतें कमाल मेहरबानी से वक्त भी दे रही हैं कि आप 10 दिन बाद दोबारा आ जाएं चालान को मजीद मजबूत करके। देखें जब एविडेंस नहीं होगी तो आप किस बिना के ऊपर उनको अदालतों में उनको चार्ज कर सकेंगे। ठीक। दूसरी बात यह है कि आप एक छोटा मोटा मुकदमा लड़ाई झगड़े का ले लें, उसमें भी अदालत के अंदर जब जिरा होनी है दोनों तरफ से गवाहों के ऊपर, एविडेंस के ऊपर, और उसमें भी टाइम दरकार होता है। और यहाँ पर 39,000 मुकदमात हैं 9 मई के हवाले से, जो कि शेख रशीद साहब ने भी कोर्ट किए और भी लोगों ने कोर्ट किए हैं। माजरत, अगर 39,000 मुकदमात को आप जल्दबाजी में निपटाने की कोशिश करेंगे, लोअर कोर्ट्स जो है वो दबाव में आके निपटा तो देंगी, लेकिन हायर कोर्ट्स में जाते ही वो अदम सबूत की बिना पर या जिरा के अंदर उन मुकदमात को कोई जान नहीं होगी, वो खत्म हो जाएंगे। और 9 मई का बयानिया जो पहले बहुत कमजोर हो चुका है वो हायर कोर्ट्स में जाके वो दबरदूस हो जाएगा। तो लिहाजा इस तरह आप जबरदस्ती अदालतों से एक टाइम फ्रेम के अंदर आप फैसला नहीं ले सकते। आप या तो अदालतों को थोड़ी इज्जत दें, अदालतों को ये हक दें कि जो वो फैसला करती हैं उनके फैसले के ऊपर अमल दरामद भी किया जाएगा। जिस तरह मेरे साथी अभी कह रहे थे, तो अदालतें फैसले तो करती हैं लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता। लेकिन इस तरह जबरदस्ती फैसले करवा के आप उससे क्या हासिल करना चाहते हैं, मेरी समझ से बालातर है। ठीक हो गया। लेकिन सर यहाँ पर बरतानिया का भी हमारे जहन में आता है ना, जब हम अदालतों की बात करते हैं, और एक ये जिस तरह से वक्त दे दिया गया है 4 महीने का, तो जब बरतानिया में हंगामे हुए थे एक वक्त में हमने ये भी देखा था कि 24 आवर्स भी वहाँ पर कोर्ट्स जो हैं वो हो रही थी, लग रही थी, जजेस बैठ रहे थे, फैसले हो रहे थे, सजाएं हो रही थी, और उसको एक मिसाल बनाया गया था कि आइंदा इस तरह की सिचुएशन जो है वो पैदा ना हो। लेकिन अभी जो सिचुएशन अलमशरकी साहब सर यहाँ पर पैदा हो चुकी है, वो मुझे सर फरमा दीजिएगा कि अगर जिस तरह से मैंने पहले शराजी साहब से भी पूछा, काशिफ साहब से भी, कि अगर कुछ पार्लियामेंटेरियंस ना अहल हो जाते हैं, ज़िमनी इंतखाबात की तरफ जाना पड़ता है, तो क्या नून लीग समझती है कि वो इस पोजीशन में है कि उसको जीत सके? और अगर ये समझा जाए कि वो फॉर्म 47 या उस तरह से कुछ ज़िमनी इंतखाब जीता जा सकता है, तो क्या पीटीआई फिर इस पोजीशन में है कि वो इस इंतखाब के लिए तैयार है इन सारी मुश्किलात के बावजूद? सर देखिए, मेरा ख्याल ये है कि पीटीआई पे जितनी भी मुश्किल आ सकती थी या जितना भी एक टेस्ट आ सकता था, वो ऑलरेडी पीटीआई उससे गुजर चुकी है। अच्छा, अदालतों की बात कर रही हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो जो 90 दिन में इंतखाबात का हवाले से बात कर रहे थे, उससे आगे देखें जिस तरह 26वीं तरमीम आ गई, उससे ज़्यादा अदलिया को बेख्तियार, अदलिया को बेतौकीर और अदलिया को जिस अंदाज में इंतजामिया के अंदर कर दिया गया है, इसकी कीमत जो है वो आने वाले दिनों में हुकूमत को भी देनी पड़ेगी, पूरी कौम को भी देनी पड़ेगी। और मैं ये समझता हूँ कि इस वजह से पूरी दुनिया में और ख़ुसूसन पाकिस्तान में अदलिया के ऊपर लोगों का एतमाद जो है वो बहुत शदीद, मैं समझता हूँ झटके का शिकार है, बहुत शदीद मुश्किलात का शिकार है। तीसरी बात ये है कि अगर हम ये समझें कि 4 माह में ये फैसले आ जाएंगे, तो आप जिस तरह आजम चौधरी साहब बड़ी सही बात कर रहे थे कि प्रोसिक्यूटर्स के पास जो अभी तक जो तारीखों पे तारीखें ली जा रही हैं, उसमें प्रोसिक्यूटर्स की तरफ से ली जा रही हैं, उसमें इस्तगासा की तरफ से ली जा रही हैं। मुल्ज़मान कह रहे हैं कि मुकदमे का फैसला सुनाएं, डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं वो सारे के सारे हुकूमत की तरफ से हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस सूरत हाल के अंदर मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत खुद मुश्किलात का शिकार होगी अगर कोई ऐसे फैसले करेगी। उसके बाद फिर एक बार अवामी रिएक्शन सामने आएगा। हम बार बार ये सोचते हैं कि 26 नवंबर के बाद शायद पीटीआई टाइम खत्म हो गया मेरे प्रोग्राम का। आई एम रियली सॉरी
डॉक्टर हामिद खान अल-मशरकी साहब, बहुत शुक्रिया सर आप मौजूद रहे। इफ्तिखार शराजी साहब, सर आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद का। आज़म चौधरी साहब आपका शुक्रिया, आप लाहौर से मौजूद थे। काशिफ रफ़ीक साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया तज्ज़िये के लिए। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, कल कुछ और मौज़ूआत के साथ आपसे दोबारा मिल रहे होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।